हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राम स्वरूप, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आप सभी का स्वागत है जू नोट्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिजन यानी एंटीजन। आज के टॉपिक में हम एंटीजन और इम्यूनोजन के बारे में पढ़ेंगे। एंटीजेनेसिटी यानी प्रतिजनकता व इम्यूनोजेनिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और इम्यूनोजेंस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन से ऐसे कारक हैं जो इम्यूनोजेंस के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा एंटीजन के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के विद्यार्थियों के लिए है और एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। इन दोनों क्लासेज में ये टॉपिक्स इनके सिलेबस में आता है। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं एंटीजन की, प्रतिजन की बात करते हैं। एंटीजन किसे कहते हैं, ये जो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा और सटीक परिभाषा है जो कई किताबों से लेकर बनाई गई है। कोई भी एजेंट या पदार्थ जो प्रतिरक्षा तंत्र के घटक BCR यानी बी सेल रिसेप्टर, बी कोशिका ग्राही, या TCR टी सेल रिसेप्टर, टी कोशिका ग्राही या एंटीबॉडी से बाइंड या बंद करने की क्षमता रखता हो, एंटीजन कहलाता है। ऐसा कोई भी केमिकल हो सकता है, वो कोई पदार्थ हो सकता है, कोई जीव हो सकता है, सूक्ष्म जीव हो सकता है, रोगाणु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो BCR व TCR तथा एंटीबॉडी के साथ बाइंड करने की क्षमता रखता है, एंटीजन कहलाता है। किसी कंपाउंड या एजेंट की BCR या TCR या एंटीबॉडी से बाइंड करने की जो क्षमता होती है वो एंटीजेनेसिटी कहलाती है। ये सबसे सटीक और सिंपल परिभाषा है। कई किताब में साधारण सरल भाषा के रूप में हम ऐसे भी पढ़ते हैं, कोई ऐसा एजेंट जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर दे, एंटीजन कहलाता है। ये भी आप परिभाषा लिख सकते हो। दूसरा शब्द है इम्यूनोजन। इम्यूनोजन किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। ये एक तरह से एंटीजन का प्रकार है। वे एंटीजन, कौन से एंटीजन, जो BCR या TCR या एंटीबॉडी से जुड़ने की क्षमता रखने के अलावा प्रतिरक्षा तंत्र को इंड्यूस करने की क्षमता भी रखते हो, जिसमें ये दोनों गुण पाए जाते हैं, जो BCR TCR या एंटीबॉडी से जुड़ भी रहा है और साथ में हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को इंड्यूस्ड यानी सक्रिय भी कर रहा है, इम्यूनोजन कहलाते हैं। अन्य शब्दों में जो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर दें, इम्यूनोजेंस कहलाते हैं और इनकी इन क्षमता को इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने की जो क्षमता पाई जाती है एंटीजन में, उसे हम इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं। अब इससे हमें एक चीज़ का पता चलता है, वो क्या, सारे के सारे एंटीजन जो होते हैं उनमें इम्यूनो सिस्टम को इंड्यूस करने या सक्रिय करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। हालांकि इनके अंदर प्रतिरक्षा तंत्र के घटकों जैसे बी सेल्स है जिनके अंदर BCR पाए जाते हैं, टी कोशिका जिनके अंदर TCR पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज या APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे मैक्रोफेज होती है, डेंड्रिटिक कोशिकाएं होती है, इनसे जुड़ने की कैपेसिटी पाई जाती है। सारे एंटीजन्स के अंदर बी सेल, टी सेल, एंटीबॉडी, APC इनसे जुड़ने की कैपेसिटी तो पाई जाती है, लेकिन सारे एंटीजन प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय नहीं कर पाते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है वो हम देखते हैं। सारे एंटीजन इम्यूनोजन नहीं होते हैं, सारे एंटीजन इम्यूनोजन नहीं होते हैं, जबकि सारे इम्यूनोजेंस एंटीजेंस होते हैं। ये कंसेप्ट
इससे निकलकर आती है, जिसको आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, आणविक भार कम होता है, वो स्वयं प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय या इंड्यूस्ड नहीं कर पाते हैं, परंतु जब वे किसी बड़े अणु जैसे प्रोटीन से जुड़ जाते हैं तब प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर सकते हैं। ऐसे अणु क्या कहलाते हैं? हेप्टेन्स कहलाते हैं। ऐसे अणु क्या कहलाते हैं? हेप्टेन्स कहलाते हैं। तथा जिन बड़े अणुओं के साथ वो जुड़ते हैं उन्हें हम कैरियर या वाहक कहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आप याद रख सकते हो। सरल भाषा में हम यदि कहें एंटीजन क्या होता है, सरल भाषा में एंटीजन ऐसा कोई भी पदार्थ या एजेंट है जो शरीर से संबंधित नहीं है तथा विदेशी है, जो हमारे शरीर का नहीं है और विदेशी है, वो एंटीजन, उसको हम एंटीजन कह सकते हैं। एंटीजन की प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने की क्षमता एंटीजन पर पाए जाने वाले विशिष्ट क्षेत्रों पर निर्भर करती है। उन विशिष्ट क्षेत्रों को या स्पेसिफिक रीजन्स को हम क्या कहते हैं? एंटीजेनिक निर्धारक या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स या एपिटोप, जिनको एपिटोप हम कहते हैं। एपिटोप क्या होते हैं? प्रतिजन या एंटीजन के वे भाग होते हैं जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर सकते हैं, जो BCR या TCR या एंटीबॉडी से डायरेक्ट जुड़ते हैं। एंटीजन को कैपिटल A स्मॉल g के रूप में हम लिखते हैं। ये परागकण भी हो सकते, वायरस भी हो सकते, रसायन भी हो सकते या बैक्टीरिया भी हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। एंटीजन्स के विरुद्ध हमारा शरीर क्या करता है? एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। मनुष्य के अंदर अधिकतर एंटीजन्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं या पेप्टाइड्स के बने होते हैं या पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। हालांकि वसा व न्यूक्लिक अम्ल भी एंटीजन्स की भांति कार्य कर सकते हैं, लेकिन कब? जब वे प्रोटीन्स या पॉलीसेकेराइड के साथ जुड़ जाते हैं तब। इनके अलावा वैक्सीन के रूप में भी हम एंटीजन्स को शरीर के अंदर प्रविष्ट करवाते हैं ताकि उस एंटीजन के विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडीज बन सके। यहाँ पर निष्क्रिय एंटीजन का उपयोग किया जाता है। जैसे कोरोना वैक्सीन की हम बात करें, कोरोना वैक्सीन के अंदर क्या होता है? उस वैक्सीन के अंदर कोरोना वायरस का निष्क्रिय एंटीजन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रविष्ट करवाया जाता है। जब वैक्सीन लग जाती है, जब कोरोना वायरस का निष्क्रिय पार्ट जिसको हम एंटीजन करें वो हमारी बॉडी में चला जाता है, तब हमारी बॉडी उस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडीज बना लेती है। और जब भी कोरोना का संक्रमण होता है या हम कोरोना वायरस से अफेक्टेड होते हैं, तब पहले से मौजूद हमारे पास सूचना रहती है उस एंटीजन के विरुद्ध, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र तीव्र गति से एंटीबॉडी का निर्माण करेगा और ज़्यादा तीव्र गति से उससे लड़ेगा ताकि हम उसको फाइट कर सकें। आगे बात करते हैं, एंटीजन क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है एंटीजन, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, ड्रग्स भी एंटीजन के रूप में हो सकती है, एंटीबायोटिक्स भी एंटीजन की तरह बिहेव कर सकती है, फूड एडिटिव्स फूड के अंदर जो डाले जाते हैं, कॉस्मेटिक्स है, स्मॉल सिंथेटिक पेप्टाइड्स है, ये भी एंटीजन की भांति हो सकते हैं। कब? जब इनको कैरियर से जोड़ा जाता है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, प्रतिजनकता यानी एंटीजेनेसिटी। प्रतिजनकता का अर्थ है एंटीजेनेसिटी। इसको प्रभावित करने वाले कारक, या इसको हम कह सकते हैं एंटीजन के गुण, या हम कह सकते हैं इम्यूनोजेनेसिटी के लिए आवश्यक कारक। 3 टाइटल के रूप में ये टॉपिक आ सकता है और तीनों का जो आंसर होगा वो एक ही होगा। पहला इसका गुण है या
प्रभावित करने वाले कारक के रूप में देख सकते हैं हम किसको, विदेशी प्रकृति, फॉरेन नेचर। एक एंटीजन इम्यूनोजन के रूप में कब हो सकता है, जब वह होस्ट के रेस्पेक्ट में बाहरी या विदेशी हो, यानी वो स्वयं के शरीर का नहीं हो, उनका बाहरी होना आवश्यक है। यदि वो स्वयं का शरीर का है तो उसके विरुद्ध हमारा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिक्रिया नहीं करेगा। इसलिए उस एंटीजन का बाहरी होना आवश्यक है, तभी वो इम्यूनोजन की भांति बिहेव कर सकता है। इम्यूनोजन की परिभाषा में ऊपर बता कर गया हूँ। इम्यूनोजन वो होते हैं, वो वाले एंटीजन होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर सकते हैं। क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है केवल बाहरी एंटीजन को ही पहचान कर नष्ट करता है, शरीर के स्वयं के एंटीजन के विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं की जाती है। हालांकि वही एंटीजन समान जाति के दूसरे व्यक्ति के अंदर इम्यूनोजन की भांति व्यवहार कर प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मेरी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन है जो स्वयं का है, वो मेरी बॉडी मेरा शरीर उसके विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन वही एंटीजन समान जाति यानी दूसरे मनुष्य के अंदर यदि वो एंटीजन है तो वो उसके विरुद्ध उनका जो शरीर है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो प्रतिक्रिया कर सकता है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, इम्यूनोजेनिसिटी इंक्रीज होती है किसके साथ, विद फॉरगिवनेस, यानी जो जितना ज़्यादा विदेशी या बाहरी होगा, किसके संदर्भ में, विकासात्मक गैप, दो जातियों के बीच कितना ज़्यादा विकासात्मक गैप है, यानी दो जातियाँ एक दूसरे कितनी अधिक भिन्न है, जाति उद्भव के आधार पर जितनी ज़्यादा दूर की जातियाँ होगी उनके अंदर उतनी ही ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी होगी। यानी जैसे मनुष्य की हम बात करें और प्रोटोजोआ की बात करें, जो प्रोटोजोआ सबसे निम्न विकासात्मक जो क्रम उसमें सबसे निम्न में आ जाता है, यानी प्रोटोजोआ मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा घातक एंटीजन हो सकते हैं। दूसरे प्रकार की हम बात करें, कारक की हम बात करें, रासायनिक प्रकृति भी एंटीजन की प्रतिजनकता को प्रभावित करती है। अधिकतर एंटीजन प्रोटीन्स प्रकृति के होते हैं। उसके बाद में पॉलीसेकेराइड प्रकृति के एंटीजन आते हैं। अन्य अणु जैसे वसा, न्यूक्लिक अम्ल भी एंटीजन हो सकते हैं जब वे प्रोटीन व पॉलीसेकेराइड से जुड़कर जटिल यौगिक बना लेते हैं। सरल संरचना वाली प्रोटीन्स की अपेक्षा जटिल संरचना वाली प्रोटीन्स ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होती है, ये आप ध्यान रख सकते हो। अणुओं की विषमांगता यानी हेटेरोजेनिसिटी बढ़ने के साथ इम्यूनोजेनिसिटी भी बढ़ती है, यानी उस एंटीजन की हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। समबहुलक की अपेक्षा विषम बहुलक ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होते हैं। ये रासायनिक प्रकृति है, कॉम्प्लेक्स है अणुओं की। जितना जटिल अणु होगा उतनी ही उसकी प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने की क्षमता होगी। अब हम आकार की बात करें, आकार भी एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्यतः एक एंटीजन के इम्यूनोजन होने के लिए उसका आणविक आकार 5000 डाल्टन से अधिक होना चाहिए। 5000 डाल्टन यदि उसका मॉलिक्यूलर वेट है उससे अधिक, तभी हम कह सकते हैं कि ये प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं हम। पेनिसिलिन की बात करें, एस्पिरिन की बात करें, ये लगभग इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं। ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1000 डाल्टन से कम होता है। इंसुलिन है, एसीटीएच हार्मोन है, ये कर भी सकते हैं हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय और नहीं भी कर सकते हैं। इनका जो आणविक भार होता है वो 1000 से 6000 डाल्टन के बीच होता है। एल्ब्यूमिन,
या टिटेनस टॉक्सिन है, ये इम्यूनोजेनिक होते हैं क्योंकि इनका आणविक भार 6000 डाल्टन से अधिक होता है। छोटे अणु जो 5000 डाल्टन से कम आणविक भार वाले हैं तभी इम्यूनोजेनिक हो सकते हैं जब वे किसी वाहक, जिसमें मुख्यतः क्या होती है, प्रोटीन होती है, से जुड़ जाते हैं। और इनको हमने ऊपर क्या कहा, हेप्टेंस। इनको हम क्या कह कर आए थे, हेप्टेंस। इनको हम हेप्टेंस कहते हैं। अगले प्रकार की बात करें हम, घुलनशीलता, सोल्युबिलिटी। बाह्य एंटीजन की शरीर के द्रव्य में अघुलनशीलता इन्हें क्षीण इम्यूनोजन बनाती है। यानी कोई एंटीजन हमारे शरीर के द्रव्य के साथ नहीं घुल पा रहा है, इसका मतलब ये है कि उस एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी कमज़ोर है, वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय नहीं कर पाएगा। उच्च इम्यूनोजेनिसिटी प्रदर्शित करने के लिए बाह्य एंटीजन का शरीर के द्रव्य में घुलनशील होना जरूरी है। अगले कारक की हम बात करें या गुण की हम बात करें, डोजेज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका अर्थ है कि उस एंटीजन की मात्रा कितनी लेनी चाहिए और किस माध्यम से हमें लेनी चाहिए। जैसे टैबलेट लेते हैं, उसकी डोज लेते हैं 50 mg की, 100 mg की टैबलेट है, वो डोज है 50 mg 100 mg, ये क्या है, डोज है किसकी, उस टैबलेट की, उस दवाई की। यदि मुख से ले रहे हैं तो उसको ओरली हम करें, वो मार्ग है, किस मार्ग से हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। एंटीजन की अपर्याप्त मात्रा प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय नहीं कर पाती है। डोज की कम मात्रा पर्याप्त संख्या में प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं को सक्रिय नहीं कर पाती है। डोज किस मार्ग से दी जा रही है, इसका भी इम्यूनोजेनिसिटी पर प्रभाव पड़ता है। डोज को किस माध्यम से दिया जा रहा है, जैसे इंट्रावीनस की बात करें, इंट्रावीनस यानी नसों के अंदर यदि डोज को हम दे, नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगा के डोज दे रहे हैं। इंट्राडर्मल त्वचा के अंदर, त्वचा के माध्यम से दिया जा रहा है। सबक्यूटेनियस त्वचा के जस्ट नीचे टीका इंजेक्शन लगाकर डोज दी जा रही है। ओरली मुख के द्वारा दी जा रही है डोज। इंट्रामस्कुलर मसल्स में इंजेक्शन लगाकर डोज दी जा रही है। आदि मार्गों से हम उस डोज को दे सकते हैं। इसके अंदर जो सबक्यूटेनियस है, त्वचा के नीचे जस्ट नीचे यदि डोज दी जा रही है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है, वो सबसे ज़्यादा हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने में सफल होती है। सबक्यूटेनियस मार्ग से एंटीजेंस शरीर में प्रविष्ट करवाने पर सबसे ज़्यादा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया डोजेज और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंटीजन के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं एंटीजन के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, उद्गम के आधार पर एंटीजन कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहले प्रकार के एक्सोजीनस एंटीजन। एक्सोजीनस एंटीजन का अर्थ है ये हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते हैं, ये शरीर के बाहर, इनका निर्माण शरीर के बाहर होता है। और इनको किस माध्यम से शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है, किस माध्यम से, यदि ये इनका संक्रमण हो गया तो हमारी बॉडी किस माध्यम से इसको पकड़ती है, एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के माध्यम से इनको ग्रहण करती है। ये कौन सी एपीसी, मैक्रोफेजेज है, डेंड्रिटिक सेल्स है, ये इनको क्या कर देती है, ग्रहण कर लेती है, निगल लेती है। या इसके अलावा इंट्रासेल्युलर वायरस, कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले वायरस भी कई बार एक्सोजीनस की भांति व्यवहार करते हैं और कभी एंडोजीनस की भांति व्यवहार करते हैं। दूसरा एंडोजीनस एंटीजन, जो हमारे शरीर के अंदर ही पाए जाते हैं। वो या तो उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बनते हैं या फिर अंतःकोशिकीय वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण से बनते हैं। ये सामान्यतः या तो शरीर की कोशिकाएं होती है या उनके फ्रैगमेंट्स या टुकड़े होते हैं या यौगिक होते हैं या उपापचय के एंटीजेनिक उत्पाद होते हैं, एंटीजेनिक प्रोडक्ट होते हैं।
इन्हें मैक्रोफेजेज द्वारा संधारित किया जाता है, प्रोसेस्ड किया जाता है तथा उसके बाद में साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं इन्हें पहचान लेती है और फिर नष्ट कर देती है। कभी कभी इनके कारण स्वप्रतिरक्षी रोग भी हो जाते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज जिसे हम कहते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ऑटो एंटीजेंस। ऑटो एंटीजेंस शरीर के प्रोटीन्स या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जिन पर स्वयं के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा आक्रमण किया जाता है तथा अंत में परिणामतः स्वप्रतिरक्षी रोग हो जाता है या उसका ये कारण बनते हैं। ऑटो एंटीजेंस हमारे बॉडी के ही वो भाग होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जिन पे कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम उनके ऊपर आक्रमण कर देता है, उनको पहचान नहीं कर पाता है कि ये स्वयं के है या बाहर के है। दूसरे प्रकार के ट्यूमर एंटीजन या नियो एंटीजेंस। ये एंटीजेंस MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसका फुल फॉर्म है, फर्स्ट व सेकंड द्वारा ट्यूमर कोशिकाओं की सतह पर प्रदर्शित किए जाते हैं। इतना इसको आप ध्यान रख सकते हो। अगले प्रकार है नेटिव एंटीजन। ये एंटीजन एपीसी द्वारा संधारित नहीं किए जाते हैं, अतः टी कोशिकाएं इन एंटीजन से बाइंड नहीं करती है। हालांकि ये बी कोशिकाओं को बिना किसी प्रोसेसिंग से एक्टिवेट कर सकती है। कहने का तात्पर्य ये नेटिव एंटीजेंस हमारी बॉडी में सामान्यतः पाए जाते हैं और इनके विरुद्ध हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कोई क्रिया नहीं करता है। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के आधार पर एंटीजन के प्रकार: पूर्ण एंटीजन, कंप्लीट एंटीजन, जिसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं इम्यूनोजेंस। ये एंटीजन बिना किसी वाहक से जुड़कर प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर सकते हैं। ये सामान्यतः उच्च आणविक भार 10,000 डाल्टन से अधिक वाले प्रोटीन्स, पेप्टाइड या पॉलीसेकेराइड होते हैं। अपूर्ण एंटीजन या हेप्टेन्स जिसको हम कह रहे हैं, ये छोटे आणविक भार जिनका 10,000 डाल्टन से कम वाले एंटीजन या हेप्टेन होते हैं जो स्वयं प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने में सक्षम नहीं होते हैं। ये मुख्यतः नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेज होते हैं जिन्हें पूर्ण एंटीजन की भांति कार्य करने के लिए वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी नॉन प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन वाले एंटीजन नहीं होते हैं ये। जैसे ये यहाँ आप देखते हैं हेप्टेन इनकम्प्लीट एंटीजन है, ये नॉन प्रोटीन पोर्शन है। कैरियर या वाहक, इसको हम वाहक कह सकते हैं। इसके साथ जब जुड़ता है कैरियर वाहक के रूप में कौन जुड़ सकते हैं? नॉन एंटीजेनिक कंपाउंड, जैसे प्रोटीन हो सकती है, पॉलीसेकेराइड हो सकती है। ये जब जुड़ जाती है तब ये इम्यूनोजन बनते हैं, कंप्लीट एंटीजन बनते हैं। अन्य प्रकार के एंटीजन हेट्रोफिलिक एंटीजन। हेट्रोफिलिक एंटीजन कौन से होते हैं? या विषमांगी एंटीजन कह सकते हो। ऐसे समान प्रकृति के एंटीजन, इस प्रकार के एंटीजन जिनकी प्रकृति समान होती है परंतु वो अलग अलग प्रकार की विकासात्मक रूप से असंबंधित जातियों द्वारा प्रोसेस्ड या रखे जाते हैं, यानी जो अलग अलग किस्म की जातियों के अंदर पाए जाते हैं परंतु जिनकी नेचर समान प्रकार की होती है। समान प्रकार की नेचर का मतलब है वो सारे समान प्रकार की एंटीबॉडी से जुड़ते हैं। इस प्रकार के एंटीजन के विरुद्ध उत्पन्न एंटीबॉडीज अन्य समान प्रकृति के एंटीजन के विरुद्ध क्रॉस रिएक्ट कर सकती है, यानी उनसे क्रिया कर सकती है। ऐसी एंटीबॉडी हेट्रोफिल एंटीबॉडी कहलाती है। क्रॉस रिएक्ट का मतलब उस अवक्षेप बना सकती है, उससे जुड़कर अवक्षेप बना सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे अंदर कोई एंटीजन है और किसी दूसरी जाति के जीव के अंदर एक एंटीजन है, वो एंटीजन और मेरे अंदर पाया जाने वाला एंटीजन दोनों की प्रकृति समान है। मान लीजिए कि वो दूसरे जीव का एंटीजन मेरे अंदर प्रविष्ट कर रहा है
तब मेरा शरीर उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाएगा। वो एंटीबॉडी जो मेरे अंदर पहले से मौजूद एंटीजन उससे भी क्रिया कर सकता है। इसको हम कहते हैं हीट्रोफिलिक एंटीजन। क्रिप्टो एंटीजन्स ये इस प्रकार के एंटीजन्स होते हैं जो एंटीबॉडी एंटीजन अभिक्रिया में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ये आज का टॉपिक हमारा एंटीजन, एंटीजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी और उनके प्रकार के ऊपर था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।